combination with the emergency provision, we will study president rule and financial emergency. Already we had covered the national emergency. So these are under part 18 of the Indian Constitution from article 352, which we had already covered. Now today we will cover 356 and 360 of the Indian Constitution. So we had already covered national emergency. Today we will see these two. So let's start with the president rule. प्रेसिडेंट रूल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब भी हम पढ़ेंगे तो हम 3 आर्टिकल्स जो है वो ध्यान में रखेंगे, आर्टिकल 355, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 365। जब भी आप प्रेसिडेंट रूल करो तो आपके दिमाग में ये 3 आर्टिकल्स जो है वो होने चाहिए। अभी हम बात करेंगे कैसे। प्रेसिडेंट रूल इज व्हेन द स्टेट गवर्नमेंट इज सस्पेंडेड एंड सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली एडमिनिस्टर द स्टेट थ्रू द ऑफिस ऑफ द गवर्नर सेंट्रली अपॉइंटेड। प्रेसिडेंट रूल जब भी किसी स्टेट के अंदर इम्पोज किया जाएगा, वहाँ की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सीएम है उसको डिसमिस किया जाएगा, स्टेट असेंबली को जो है वो सस्पेंड किया जाएगा या डिसॉल्व किया जाएगा। बट नेशनल इमरजेंसी में ऐसा कुछ नहीं था। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली थी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अपने लॉ बना सकती थी। ये एक मेन पॉइंट है। प्रेसिडेंट रूल होता ही तब है जब स्टेट गवर्नमेंट को हम सस्पेंड कर देते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था यूपीएससी के अंदर इस तरह से। तो ये आपको बहुत अच्छे से जो है वो पढ़े। आर्टिकल 355 क्या कहता है? आर्टिकल 355 imposes a duty on the center to ensure that the government of every state is carried on in accordance with the provision of the constitution। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये एक आर्टिकल अंदर डाला है। हमने जैसे फेडरलिज्म है, सेंटर है, डिफरेंट स्टेट है। अब वो स्टेट्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के अकॉर्डिंग काम करें, उसके लिए एक आर्टिकल डाला है और सेंटर के ऊपर वो ड्यूटी इम्पोज करी है कि आपको ये इंश्योर करना है कि हर एक जो स्टेट प्रोविंस है वो अपना जो काम है दे आर कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज आर्टिकल 355 जो है वो ये बात करता है। और इसकी ड्यूटी के तहत ही जो है प्रेसिडेंट रूल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज करती है जब उसको लगता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है इट इज़ नॉट कैरीड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इट इज़ दिस ड्यूटी इन द परफॉर्मेंस ऑफ विच द सेंटर टेक ओवर द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 356 इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट। बेसिकली 2 चीज़ें हैं जब प्रेसिडेंट रूल अगर इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट और अगर स्टेट जो है दे आर फेलिंग टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को बहुत सारी डायरेक्शन देती है कि आपने ये काम करना है, इट इज़ अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर वो दे आर नॉट एबल टू कंप्लाई विद द direction given by the central government, तब भी it is lawful for the president to impose the president rule. This is article 365 state that president rule can be imposed if any state fail to comply with all direction given by the union on matter it is empowered to। so इसीलिए जो president rule है उसके लिए ये 3 आर्टिकल आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, 355, 356 और 365। 355 अगर फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही, तब वो इम्पोज कर सकते हो। 356 तो वही प्रेसिडेंट रूल इम्पोजिशन की बात करता है। 365 भी ये बोलता है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो प्रेसिडेंट सेंटर की जो डायरेक्शन है दे आर नॉट कंप्लाइंग विद और फेलियर टू गिव डायरेक्शन टू द सेंटर्स, तो जो है इट इज़ उनके लिए लॉफुल है टू इम्पोज द प्रेसिडेंट रूल। अब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रेसिडेंट रूल है ये कहाँ से आता है? ये आता है सेक्शन 93 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जिसके अंदर हमने बहुत अच्छे से डिटेल में डिफरेंट एक्ट करे थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ये वाला प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है। नाउ वी विल सी द पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन। A proclamation imposing the president rule must be approved by both the House of Parliament within 2 months from the date of its issuance। ये वाला जो है 2 मंथ है। जो हमने नेशनल इमरजेंसी पढ़ा था वो 1 मंथ था, पहले वो भी 2 मंथ था, लेकिन लेटर ऑन 44th अमेंडमेंट के थ्रू हमने जो है उसका 1 मंथ कर दिया था। आगे हमने फाइनेंशियल इमरजेंसी पढ़ना है, उसका भी जो है वो 2 मंथ है। द अप्रूवल टेक प्लेस थ्रू ए सिंपल मेजोरिटी। ये वाला जो है सिंपल मेजोरिटी है, उसका नेशनल इमरजेंसी वाला था वो स्पेशल मेजोरिटी है। फाइनेंशियल इमरजेंसी वाला भी आगे पढ़ेंगे, दैट इज आल्सो बाय ए सिंपल मेजोरिटी। सो प्रेसिडेंट रूल इज इनिशियली फॉर ए पीरियड ऑफ 6 months
इनिशियली जब प्रेजेंट रूल इम्पोज किया जाता है इट इज़ फॉर 6 मंथ, लेटर जो है हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं फॉर पीरियड ऑफ 3 ईयर विद पार्लियामेंट्री अप्रूवल एवरी 6 मंथ। मतलब मैक्सिमम जो टाइम था ना प्रेजेंट रूल इम्पोज करने का वो था 3 ईयर विद रिपीटेड पार्लियामेंट्री अप्रूवल एवरी 6 मंथ। लेकिन लेटर ऑन 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने, क्योंकि जो हम आगे भी देखेंगे कि जो प्रेसिडेंट रूल है it has been misused, it has been blatantly misused by the different government to settle the political score, तो इट शुड बी यूज वेरी स्पारिंगली। आगे सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन हम देखेंगे, क्योंकि बहुत सारी गवर्नमेंट जो सेंटर पे आई है उन्होंने अपने पॉलिटिकल स्कोर को सेटल करने के लिए जो है प्रेसिडेंट रूल जो है उसको मिसयूज किया है। फिर 44th अमेंडमेंट जो है उसने ब्रॉट इन सम रिस्ट्रेंट ऑन द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल बियॉन्ड ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। ये कहता है कि अगर 1 ईयर के बाद आपने प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करना है तो प्रेसिडेंट रूल कैन नॉट बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 1 ईयर। अगर नेशनल देयर इज ने नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया, अगर लगता है कि किसी इंडिया के अंदर नेशनल इमरजेंसी है या किसी पार्ट में है जहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो सर्टिफाई कर दे कि ये जो है प्रेजेंट रूल आप कंटिन्यू करना है बिकॉज ऑफ द डिफिकल्टी हम कंडक्ट नहीं कर पा रहे इलेक्शन उस स्टेट के अंदर, तो प्रेसिडेंट रूल 1 साल के बियॉन्ड हमने एक्सटेंड कर सकते हैं अगर ये वाले 2 सिचुएशंस आते हैं। दिस इज एडेड बाय 44th अमेंडमेंट। और फिर उसके बाद ये है जब प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जाता है, हाँ, और जो प्रोक्लामेशन होती है जब नेशनल जैसे प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया तो उसको रिवोक कौन कर सकता है? उसको रिवोक जो है वो प्रेसिडेंट कर सकता है किसी भी टाइम पे। नेशनल इमरजेंसी में भी हमने देखा कि नेशनल इमरजेंसी कैन बी रिवोक्ड बाय प्रेसिडेंट एनी टाइम, और लेटर ऑन लोकसभा को पास दे दी थी बाय 44th अमेंडमेंट की अगर लोकसभा भी कहे तो वो पास कर सकती है। लेकिन प्रेसिडेंट रूल जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो किसी टाइम पे भी इसको रिवोक कर सकता है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द प्रेसिडेंट रूल, अभी हम देखेंगे कि जब किसी स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जाता है तो उससे क्या क्या जो है क्या क्या चेंजेस आते हैं। प्रेसिडेंट एक्वायर द फॉलोइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर व्हेन द प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज इन द स्टेट। ही कैन टेक अप द फंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड पावर वेस्टेड इन द गवर्नर और एनी अदर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन द स्टेट। फर्स्ट तो ये चीज आप ध्यान में रखें कि जब भी प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जाएगा वहां पे जो स्टेट है उसके जो सीएम है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उसको जो प्रेसिडेंट है वो डिसमिस करेगा, और जो हमारी स्टेट जिस स्टेट के अंदर इम्पोज किया है उसकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को जहाँ तो वो सस्पेंड कर देंगे जहाँ उसको डिसॉल्व कर देंगे। सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को तो डिसमिस करेंगे ही, और प्रेसिडेंट जो है रूल करेंगे बाय अपॉइंटिंग सम विद द हेल्प ऑफ चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, जहाँ गवर्नर अपॉइंट करेंगे, गवर्नर जो है उनके बिहाफ पे करता है, प्रेसिडेंट के बिहाफ पे काम करता है, तभी इसको हम प्रेसिडेंट रूल भी जो है बोलते हैं। ही कैन टेक अप द फंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड पावर वेस्टेड इन द गवर्नर और एनी अदर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन द स्टेट। ही कैन डिक्लेयर दैट द पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर आर टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द पार्लियामेंट, or he can take all other necessary steps including the suspension of the constitutional provision relating to any body or authority in the state। कोई भी जो constitutional provision किसी body किसी authority के ऊपर है उनको सबको वो suspend कर सकते हैं while the present rule is in force। एंड व्हाट हैपन व्हेन द स्टेट गवर्नमेंट इज सस्पेंडेड और डिसॉल्व। पार्लियामेंट जब हम स्टेट गवर्नमेंट को जो है सस्पेंड कर देते हैं या डिसॉल्व कर देते हैं तो क्या क्या चीज़ें जो है वो होती है। पार्लियामेंट क्या कर सकते हैं, पार्लियामेंट कैन डेलीगेट द पावर टू मेक लॉ फॉर द स्टेट टू द प्रेसिडेंट और एनी अदर अथॉरिटी स्पेसिफाइड बाय हिम इन दिस रिगार्ड। जो पार्लियामेंट है वो लॉ बनाने के लिए स्टेट के रिगार्डिंग जो है प्रेसिडेंट को, जो प्रेसिडेंट के द्वारा कोई अथॉरिटी स्पेसिफाइड करी है उसको दे सकती है। और पार्लियामेंट और इन केस ऑफ डेलीगेशन प्रेसिडेंट और अदर अथॉरिटी can make law conferring power and imposing duty on the center or its officer and authority। जो भी सेंटर के ऊपर या सेंटर के ऑफिसर्स अथॉरिटी जो भी करी जिसके ऊपर पावर जो है वो कन्फर करी है उनके ऊपर सारी वो इम्पोज करी जा सकती है। द नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट कैन ऑथराइज, और प्रेसिडेंट जो है जब लोकसभा नहीं सेशन में है तो प्रेसिडेंट जो है दे कैन ऑथराइज एक्सपेंडिचर फ्रॉम द स्टेट कंसोलिडेटेड फंड पेंडिंग इट सैंक्शन बाय द पार्लियामेंट। जो प्रेसिडेंट है दे कैन ऑथराइज। प्रेसिडेंट कैन प्रोमिगुलेट व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन ऑर्डिनेंस फॉर द गवर्नेंस ऑफ द स्टेट। देखो जब प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जाता है तो स्टेट गवर्नमेंट के जो भी वो स्टेट के लॉज होते हैं वो पार्लियामेंट ही बनाती है। स्टेट का बजट वगैरह भी जो होता है वो पार्लियामेंट ही पास करती है। और ये है कि जो लोकसभा इज नॉट इन सेशन, प्रेसिडेंट कैन ऑथराइज एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड आल्सो इन इम्पोज ऑर्डिनेंस फॉर द गवर्नेंस ऑफ द स्टेट।
और जो भी लॉ, हाँ एक चीज़ और है, जो भी लॉ प्रेसिडेंट रूल के टाइम के स्टेट के ऊपर बनाए जाएंगे वो वाले लॉ जो है अपने आप, जैसे प्रेसिडेंट रूल खत्म होएगा उसके बाद ऑटोमेटिकली जो है वो खत्म नहीं होते। जैसे नेशनल इमरजेंसी के टाइम हम जो लॉ बनाते हैं तो नेशनल इमरजेंसी जब खत्म हो जाती है तो उसके बाद 6 मंथ बाद वो लॉ अपने आप जो है वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन दिस इज नॉट द केस इन प्रेसिडेंट रूल। जो भी लॉ बनाए जाते हैं वो जो स्टेट लेजिस्लेचर उसके बाद आती है वो खुद आके उसको रिपील, री एनेक्ट जहाँ उसको रखना चाहती है वो सब उसे ही देखना पड़ता है। So revocation we had already said that it can be revoked by any time after such proclamation has been made by subsequent proclamation by the president and it does not require approval by the parliament। इसकी अप्रूवल जो है पार्लियामेंट के द्वारा नहीं चाहिए। मिस यूज ऑफ आर्टिकल 356 हमने देखा है कि जो ये बहुत मिस यूज हुआ है आर्टिकल सिंस 1950 जो है प्रेसिडेंट रूल बहुत दफा जो है ऑलमोस्ट हर कोई स्टेट जो है इंडिया के अंदर उसके ऊपर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करा गया है एक्सेप्ट तेलंगाना एंड छत्तीसगढ़। इनको छोड़ के जो है हर एक स्टेट के ऊपर जो है वो प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया है। और फर्स्ट दफ़ा जो है वो पंजाब के अंदर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया था 1951 में। और सबसे लंबे टाइम तक भी जो इम्पोज किया गया है वो भी पंजाब के अंदर। फर्स्ट दफ़ा पंजाब के अंदर, सबसे लंबे टाइम तक जो इम्पोज किया वो भी पंजाब के अंदर। और कौन सी स्टेट है? 2 स्टेट है जहाँ पे प्रेसिडेंट रूल आज तक इम्पोज नहीं किया गया, तेलंगाना एंड छत्तीसगढ़। सो आर्टिकल 356 जो है फिर उसके बाद क्या हुआ था, इसका मिसयूज जो है जो भी सेंटर पे सरकार आती थी, जैसे 1975 में इमरजेंसी इम्पोज होके 1977 में फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई, उसने भी क्या किया, जो 9 स्टेट्स के अंदर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया जहाँ पे कांग्रेस इम्पोज कर रही थी। फिर लेटर ऑन कांग्रेस आई सेंटर पे, उन्होंने भी जो है वो डिफरेंट गवर्नमेंट जो स्टेट के ऊपर राज कर रही थी उसको भी जो है वहाँ पे भी जाके प्रेसिडेंट रूल कर दिया कि दे आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग आवर डायरेक्शन। तो इस तरह करके टाइम टू टाइम जो है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने जो है सेटलिंग पॉलिटिकल स्कोर के लिए जो है बहुत ज़्यादा इसका मिसयूज किया गया है। आर्टिकल 356 गिव द सेंट्रल गवर्नमेंट वाइड पावर to stamp its authority on the state government, although it was meant only as a mean to preserve the integrity and unity of the country. It had been used blatantly to a state government who were ruled by political opponent of the center। और जब इसको हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनकॉर्पोरेट किया था तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी बोला था कि इट इज़ ए डेड लेटर और इट शुड बी यूज्ड वेरी स्पारिंगली और इट शुड बी यूज एज ए मेजर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। जब हमें कुछ लगता नहीं है कि कुछ नहीं हो सकता तो ही इसको यूज करना चाहिए। और इट इज़ ए डेड लेटर। इट वॉज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1951 इन पंजाब, हमने देख लिया। बिटवीन 96 एंड 97 इंदिरा गांधी गवर्नमेंट यूज इट अबाउट 39 टाइम अगेंस्ट वेरियस स्टेट। इस वजह से फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो है एसआर बोमई केस के अंदर जो है कुछ स्ट्रिक्ट गाइडलाइन डाली फॉर द इम्पोजिशन ऑफ आर्टिकल 356, जब उनको पता चला कि बहुत ज़्यादा मिसयूज हो रहा है। और फिर वो उन्होंने अपनी जो है बहुत सारी रिकमेंडेशन भी इसके अंदर दी गई। जैसे उन्होंने फिर ये एक लिस्ट बनाई थी कि इम्प्रॉपर और प्रॉपर यूज़, वो आपको बहुत सारे पॉइंट जो है बुक के अंदर मिल जाएंगे कौन कौन से हैं। और वैसे उसको इतनी डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि अगर सेंटर स्टेट अगर जुडिशल, हाँ क्योंकि जो 38 अमेंडमेंट थी, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है, 38 अमेंडमेंट जो थी उसने ये बोला था कि जो प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जाएगा इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं है। सेम नेशनल इमरजेंसी में भी ऐसे ही किया था 38 अमेंडमेंट में। लेकिन फिर 44th अमेंडमेंट ने जो है ये पावर रिस्टोर कर दी थी कि जुडिशियल रिव्यू है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि प्रेसिडेंट ने जो इम्पोज किया है प्रेजेंट रूल, इट इज नॉट बेस्ड ऑन रेलिवेंट मटेरियल, इट इज बेस्ड ऑन एक्सट्रानिशियस ग्राउंड और मालाफाइड ग्राउंड है, तो वो जो है रिवोक किया जा सकता है प्रेजेंट रूल को। और इन 2016 सुप्रीम कोर्ट यूजिंग इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर अंडर आर्टिकल 143 ऑलरेडी रिस्टोर द स्टेट गवर्नमेंट। तो इस तरह से जो है उन्होंने ये भी बोला कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके ऊपर बर्डन लाई करता है टू प्रूव दैट
द जस्टिफाई द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल। ऐसा नहीं है कि अगर वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट जो है अपनी मेजोरिटी नहीं इम्प्रूव कर पाई तो गवर्नर जो है वो रिकमेंड कर दे प्रेसिडेंट रूल। दूसरी पार्टीज को भी टाइम देना चाहिए टू प्रूव देयर मेजोरिटी। और अगर कोई वो प्रोविजन ऐसे नॉर्मल चीज़ों के प्रोविजन नहीं हो रहे तो उसके लिए भी हम ये नहीं कह सकते कि दे आर नॉट एबल टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन गिवन बाय द सेंटर। और ये वाले जो है फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने अपने ये और सरकारिया कमीशन, पुंछी कमीशन, इन्होंने भी जो है टाइम टू टाइम बहुत सारी रिकमेंडेशन जो है अपनी दी है कि जो है एक्सेप्शनली जो है इसको यूज़ करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी स्टेट्स ने जब प्रेजेंट रूल किया था, माल एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनल डिस्टर्बेंस, ये वाली सारी चीज़ें जो है वो मतलब उसके बिहाफ पे उसके बेसिस के ऊपर जो है प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया है। और जब भी कोई स्टेट गवर्नमेंट, उन्होंने ये भी बोला सरकारिया कमीशन ने कि जैसे भी आपने प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करना है तो आपको स्टेट को पहले वार्निंग करनी चाहिए, रेक्टिफाई देयर मिस्टेक अगर उनको लगता भी है, भी ऐसा नहीं है। और गवर्नर को भी अपनी ड्यूटी जो है देखनी चाहिए कि वाइल रिकमेंडिंग द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल भी अगर कोई मेजोरिटी सरकार नीचे गिर रही है तो दूसरी को जो है अलाउ करना चाहिए टू prove their majority. So this is all about article 356. It is very important. A lot of question asked from this topic in various papers. मेंस में भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 356 imposition of president rule. Now we will see the financial emergency article 360. इंडिया के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक जो है वो इम्पोज नहीं करी गई। आर्टिकल 360 जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करती है और ये बोलता है इट एम्पावर द प्रेसिडेंट टू इन्वोक फाइनेंशियल इमरजेंसी। और इसको कब डिक्लेयर किया जा सकता है? जब प्रेसिडेंट को ये लगता है कि कोई सिचुएशन ऐसी आ गई व्हेन द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी इज थ्रेटन, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज की जा सकती है। 38 अमेंडमेंट ने, देखो 38 अमेंडमेंट ने नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी तीनों में बोला था कि जो भी इनका कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं है, जो भी हम डिक्लेयर करेंगे ये तीनों दे आर फाइनल एंड कंक्लूसिव, नॉट क्वेश्चनेबल इन एनी कोर्ट ऑन एनी ग्राउंड। लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट जो है 1978 उसने ये पावर जो है वो रिस्टोर कर दी थी कि द सेटिस्फेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज नॉट बियॉन्ड द जुडिशियल रिव्यू। सो पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन इसका जो है कि डिक्लेयर कर दिया तो 2 मंथ के अंदर जो है इसको है अप्रूव करना पड़ेगा। नेशनल इमरजेंसी का सिर्फ 1 मंथ है, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी का जो है वो 2 मंथ है। और आफ्टर अप्रूवल ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट द फाइनेंशियल इमरजेंसी कंटिन्यू इनडेफिनेटली टिल इट इज रिवोक्ड। जैसे हमने नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल में ये देखा था कि रिपीटेडली पार्लियामेंट्री अप्रूवल जो है चाहिए आफ्टर 6 मंथ, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी में जो है रिपीटेड पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं चाहिए। एक दफ़ा इम्पोज कर ली तो इनडेफिनेटली जो है वो इम्पोज रहती है जब तक हम उसको इन्वोक नहीं कर सकते। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और देयर इज़ नो मैक्सिमम पीरियड प्रिस्क्राइब फॉर इट्स ऑपरेशन। जैसे उसके लिए है कि 3 साल था, फिर उसके बाद 44th अमेंडमेंट ने बोला कि मैक्सिमम 1 ईयर के बियॉन्ड जब आपने करना है क्या क्या है, लेकिन पहले 3 साल था। फिर नेशनल इमरजेंसी का भी है कि आप उसको जो है इनडेफिनेट टाइम तक कर सकते हो। इसके लिए कुछ मैक्सिमम पीरियड जो है स्क्राइब नहीं किया। रिपीटेड पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। हाउ इजी इट इज़ टू अप्रूव ए फाइनेंशियल इमरजेंसी? A resolution approving the proclamation of financial emergency can be passed by either house of the parliament only by a simple majority. ये जो है simple majority। national emergency में जैसे हमने देखा था special majority चाहिए both the house of parliament। proclamation of national emergency may be revoked by president at any time by a subsequent। देखो national emergency के अंदर तीनों national emergency president जो है वो रिवोक कर सकते हैं at any time, लेकिन नेशनल इमरजेंसी जो है तीनों के अंदर ऐसी इमरजेंसी है जहाँ पे लोकसभा को भी पावर दे दी थी लेटर ऑन 44th अमेंडमेंट अगर 1/10 मेंबर को ऐसा लगता है। सो सच प्रोक्लामेशन डज नॉट रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। कॉन्सिक्वेंसेज क्या है फाइनेंशियल इमरजेंसी? देखो प्रेसिडेंट जब भी फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज कर दी जाती है उसके साथ जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो सारी डायरेक्शंस देती है कि आप जो है फाइनेंशियल प्रोप्राइटरी जो है उसको रूल, उसके जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो करें। प्रेसिडेंट में ऑर्डर द स्टेट टू रिड्यूस द सैलरी और अलाउंस ऑफ ऑल और एनी क्लास ऑफ एम्प्लॉय, all any class of employee, this is very important, serving in connection with the state of
state of affair, money bill or other financial bill are to be reserved for the consideration of president after they are passed by the legislature of the state. They are very important point. ऐसे ही जो है statements पूछ ली जाती है उठा के direct. Also the president can issue direction for the reduction of salary allowance of all or any class of persons serving in connection with the affairs of the union, including judges of the Supreme Court or High Court. तो जजेस ऑफ द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भी जो तनख्वाहें हैं वो सारी जो है कम करी जा सकती है, रिड्यूस करी जा सकती है. इसके लिए वो डायरेक्शन इशू कर सकते हैं. एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है वो आप रख सकते हैं कि जब प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जाता है तो प्रेसिडेंट जैसे स्टेट गवर्नमेंट की भी जो है पूरी पावर जो अपने आप पास ले लेती है, लेकिन जो रिस्पेक्टिव स्टेट के अंदर जो हाई कोर्ट है उनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है, उनके जो प्रोविजन है, वो किसी हालात में जो है उनको वो छेड़छाड़ नहीं कर सकती जब भी कोई रूल प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जाता है किसी स्टेट के अंदर. सो यहाँ पे जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो तनख्वाहें हैं, जहाँ किसी भी क्लास, ऑल क्लास ऑफ एम्प्लॉय, एनी जो बंदे हैं काम कर रहे हैं उनकी काम जो है वो कर सकती है. तो हमारे देश के अंदर कभी भी कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज नहीं करी गई. ऑल्दो लाइक 1991 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, लेकिन तब हालात थे पूरे फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज करने, तब भी नहीं इम्पोज करी थी. डीवैल्यूएशन वो सारे मेजर्स फॉलो करे तो नहीं हुआ. अब भी जब हमारा कोविड-19 पैंडेमिक था तब भी जो बात थी, पिटिशंस भी हुई कि फाइनेंशियल इमरजेंसी शुड बी डिक्लेयर, लेकिन नहीं फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया. तो सो दीज आर ऑल अबाउट द इमरजेंसी प्रोविजन, नेशनल, प्रेसिडेंट रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी. और जो भी ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इमरजेंसी वाले प्रोविजंस डाले थे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, वो सिर्फ इसीलिए डाले हैं, हमारा फेडरल कंट्री है और यूनियन को इसलिए ज़्यादा पास दी है कि जो हमारी प्रोविंसेस है, अगर कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन है उससे डील करें, उसको डील करने के लिए ये प्रोविज़न दिए. अब जो हमारी सेंट्रल जो है एंटिटी, उसको देखना चाहिए कि ये वाले कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न हम एम्पावर करने के लिए दिए हैं ताकि हम आपस में जो है अच्छे से सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके काम कर सके. ऐसा नहीं है कि आप स्टेट गवर्नमेंट को जो उसको मिसयूज़ करके जो है उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस को ही जो है खराब कर रहे हैं. सो it's all about the emergency, and if there is any question to query, you can always find me at Study Gyan on the following Facebook and Telegram page. And in the next we will also cover the MCQ related to these all important topic we had covered so far. So don't forget to subscribe my channel Study Gyan. See you the next lecture.